हेलो स्टूडेंट्स, yesterday we have discussed the application of linear expansion। उसी का लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा था थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था उसका नाम था थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में जो हमारा लास्ट टॉपिक था जिसका नाम था थर्मल स्ट्रेस, उस थर्मल स्ट्रेस का एक सवाल है वो आज हम डिस्कस करेंगे और आगे हम एप्लीकेशन ऑफ एरियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पढ़ लेते और लीनियर एक्सपेंशन में जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका नाम था थर्मल स्ट्रेस। और थर्मल स्ट्रेस का एक सवाल करने के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ एरियल एक्सपेंशन एंड एप्लीकेशन ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करेंगे। तो थर्मल स्ट्रेस का जो सवाल था, थर्मल स्ट्रेस कल हम लोगों ने पढ़ा था। हमारा टॉपिक क्या था? थर्मल स्ट्रेस। और थर्मल स्ट्रेस का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। उसका सवाल हम आज डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है? दो रॉड हैं, एक रॉड की लेंथ L1 है और उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है और यंग मॉडुलस y1 है। एक रॉड है जिसका लेंथ L1 है और जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है और यंग मॉडुलस y1 है। दूसरी रॉड इससे जुड़ी हुई है जिसकी लेंथ L2 है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है और यंग मॉडुलस y2 है। कहता है इस सिस्टम का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, टेम्परेचर इज रेज्ड बाय T डिग्री सेल्सियस। तो पूछता है फाइंड द फोर्स द रॉड एक्सर्ट ऑन ईच अदर एट हाई टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज। कहता है ये रॉड इस पर कितना फोर्स लगाएगी, ये रॉड इस पर कितना फोर्स लगाएगी, जितना ये रिजिड वॉल इस पर लगाएगी, जितना ये रिजिड वॉल। जब ये रॉड को टेम्परेचर दिया जाएगा तो ये एक्सपेंड करना चाहेंगी, मगर ये रिजिड वॉल से घिरी हुई है तो ये एक्सपेंड नहीं कर पाएंगी। रिजिड वॉल से घिरी हुई है तो एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। तो टेम्परेचर तो दोनों रॉड को इलोंगेट करना चाहेगा, मगर ये फोर्स उन दोनों रॉड को कंप्रेस करना चाहेगा। तो इलोंगेशन जो होगा टेम्परेचर की वजह से टोटल, वो जितना इलोंगेशन टेम्परेचर की वजह से दोनों रॉड का होगा उतना ही ये फोर्स जो रिजिड वॉल्स लगा रही हैं वो फोर्स एग्जैक्टली क्या है? टेंशन। जो फोर्स रिजिड वॉल लगाएंगी वही फोर्स एक रॉड दूसरी रॉड पर लगाएगी। इसका मतलब जितना टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से दोनों रॉड में चेंज आया है लेंथ का, उतना ही फोर्स लगेगा, उतना ही जितना कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से दोनों रॉड में की लेंथ में इंक्रीमेंट आया है, फोर्स उतना ही डिक्रीमेंट कर देगा। टोटल डिक्रीमेंट जो होगा दोनों रॉड पर वो बराबर होगा टोटल इंक्रीमेंट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, तो सबसे पहले करें इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द रॉड्स, increment in the length of the rod due to the increase in temperature। ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या होगा सर? पहला रॉड का होगा डेल्टा L1 और दूसरी रॉड का होगा डेल्टा L2। तो डेल्टा L1 क्या होगा? अल्फा 1 L1 डेल्टा थीटा, अल्फा 2 L2 डेल्टा थीटा। What is this delta theta? Sir, delta theta is given as T। कितना टेम्परेचर बढ़ा है? T बढ़ा है। It means that it comes out to be T alpha 1 L1 plus alpha 2 L2। तो ये क्या आया? This is what total elongation in a rod due to temperature, increase in temperature। ये टोटल इलोंगेशन ऑफ रॉड आया टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। अब जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो जगह तो यानी रिजिड वॉल एक फोर्स लगाएगी, तो उस फोर्स की वजह से जो कंप्रेसिव लेंथ, उस फोर्स की वजह से ये रॉड बढ़ नहीं पाएगी। इसका मतलब जितनी लेंथ बढ़ी है उतनी लेंथ वो घटा देगा। कौन? थर्मल स्ट्रेस। कौन? थर्मल स्ट्रेस। इसका मतलब क्या हुआ? ड्यू टू इलास्टिसिटी, there will be
no increment in the length, there will be no increment in the total length, there will be no increment in the total length due to the force exerted by the rigid wall, force exerted by the rigid walls. तो हम जानते हैं इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कल भी बताया था हमने, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इट कम्स आउट टू बी वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एल ए इंटू डेल्टा एल। तो यहां से इट इंप्लाइज दैट डेल्टा एल कम्स आउट टू बी एस एफ इंटू एल अपॉन वाई ए। ये वो लेंथ घटाएगा फोर्स, जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है रॉड को कंप्रेस करने के लिए, जो फोर्स लग रहा है रॉड को कंप्रेस करने के लिए, वो कितनी लेंथ में चेंज करेगा, एफ इंटू एल अपॉन वाई ए। तो मैंने क्या लिखा है, ड्यू टू इलास्टिसिटी देयर विल बी नो इंक्रीमेंट इन द टोटल लेंथ ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रिजिड वॉल। तो टोटल डिक्रीमेंट इन लेंथ, टोटल डिक्रीमेंट इन लेंथ, टोटल डिक्रीमेंट इन लेंथ, कितना डिक्रीमेंट होगा लेंथ में। तो पहली रॉड में डेल्टा L1, दूसरी रॉड में डेल्टा L2। तो डेल्टा L1 क्या आएगा बेटा, F इंटू L1 अपॉन Y1 A, एरिया तो सेम है, और Y1 L1, फोर्स भी सेम लगेगा, टेंशन थ्रू आउट द रॉड विल बी सेम। तो ये क्या आ जाएगा, F L2 अपॉन AY2। दिस इज द टोटल डिक्रीमेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F ब्रैकेट के F अपॉन A कॉमन ले लिया, L1 अपॉन Y1 प्लस L2 अपॉन Y2। ये आया टोटल डिक्रीमेंट इन लेंथ। अब जितना टेम्परेचर की वजह से इंक्रीमेंट हो रहा है, जितना टेम्परेचर की वजह से दोनों रॉड में इंक्रीमेंट हो रहा है, उतना ही इलास्टिसिटी वाला फोर्स जो है डिक्रीमेंट करेगा। मतलब टोटल क्या रॉड बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ी है, मगर किसने घटाया, जो हमारा रिजिड वॉल है उसने एक फोर्स लगाया। तो जितना टेम्परेचर की वजह से इलोंगेशन हुआ दोनों रॉड में, उतना ही इस थर्मल फोर्स की वजह से, उतना ही इस इलास्टिसिटी के फोर्स की वजह से, उतना ही इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से रॉड घट गई। तो जितना टोटल इलोंगेशन हुआ उतना टोटल डिक्रीमेंट हो गया रॉड में। तो इतनी बात आप नोट करिए, इसको अभी आगे बढ़ाएंगे। तो क्या हुआ, इतनी बात हम लोग समझ गए। तो हम इन दोनों को बराबर कर दें तो क्या निकल के आएगा, टी ब्रैकेट के अंदर α1 L1 प्लस α2 L2 इज इक्वल टू F अपॉन A ब्रैकेट के अंदर L1 अपॉन Y1 प्लस L2 अपॉन Y2। तो यहां से क्या निकल के आएगा, फोर्स इज इक्वल टू T इंटू ए, टी इज वॉट, टेम्परेचर जितना रेस किया है, तो T इंटू ए α1 L1 प्लस α2 L2 डिवाइडेड बाय L1 अपॉन Y1 प्लस L2 अपॉन Y2। ये हमारे सवाल का पहला पार्ट हो गया कि कितना फोर्स लगेगा एक रॉड दूसरे रॉड पे लगाइए। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि अगर हम रिजिड वॉल से किसी रॉड, कल मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जब हम किसी रॉड को रिजिड वॉल से कनेक्ट कर देते हैं तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंक्रीमेंट तो होना चाहता है, मगर एक डिफॉर्मिंग फोर्स उसे उतना ही डिक्रीमेंट कर देता है। तो टेम्परेचर की वजह से टोटल इंक्रीमेंट जो होगा वो डिफॉर्मिंग की वजह से टोटल डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो जितना बढ़ाना चाह रहा था टेम्परेचर, उतना ही डिफॉर्मिंग फोर्स घटाना चाह रहा है। तो टोटल इंक्रीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल डिक्रीमेंट इन द गिवन सिचुएशन। तो यहां से हमारे पास एक फोर्स निकल के आ गया। जो हमारे पास सेकंड पार्ट था
वो क्या था कि लेंथ ऑफ रॉड की लेंथ क्या होगी रॉड्स की एट हाई टेम्परेचर। तो लेंथ ऑफ द रॉड एट हाई टेम्परेचर, बी पार्ट, लेंथ ऑफ रॉड 1 एट हाई टेम्परेचर क्या लिखा जाएगा? रॉड 1 की लेंथ क्या होगी हाई टेम्परेचर में? ओरिजिनल लेंथ, पहले तो उसकी ओरिजिनल लेंथ जो है, प्लस इंक्रीमेंट ड्यू टू टेम्परेचर, इतना बड़ी, माइनस डिक्रीमेंट ड्यू टू फोर्स, दैट फोर्स इज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ओरिजिनल लेंथ प्लस इंक्रीमेंट ड्यू टू टेम्परेचर माइनस डिक्रीमेंट ड्यू टू फोर्स। तो ये चाहे रॉड 1 हो चाहे रॉड 2 हो, तो लेंथ ऑफ अ रॉड एट हाई टेम्परेचर क्या होगी? ओरिजिनल लेंथ प्लस जो टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ बढ़ी है और फिर जो फोर्स लगाने से लेंथ घट गई है, तो टोटल लेंथ ये होगी किसी हाई टेम्परेचर पर। तो क्या क्या करेंगे? तो हमने पहले रॉड 1 की बात कर लेते हैं। रॉड 1 में व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ? ओरिजिनल लेंथ क्या थी बेटा? L1। अच्छा, कितनी लेंथ बढ़ गई थी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से? लेंथ जो बढ़ी थी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से थी α1 L1 T, टेम्परेचर की वजह से वो बढ़ी, और घटी जो फोर्स की वजह से ये रही डेल्टा L1 घट गई, माइनस एफ L1 अपॉन Y1 इंटू ए। ये रॉड 1 की लेंथ है हाई टेम्परेचर पे। रॉड 2 की लेंथ क्या है हाई टेम्परेचर पे? रॉड 2 की लेंथ क्या है हाई टेम्परेचर पे? L2। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? L2। इंक्रीमेंट ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से जो बढ़ोतरी होगी वो क्या होगी? α2 L2 और T। और फोर्स की वजह से कितनी घट गई? फोर्स की वजह से घटी कितनी है बेटा? ये रही F L2 Y2 इंटू ए। ये रॉड की लेंथ है एट हाई टेम्परेचर पर, और ये रॉड 2 की लेंथ है एट हाई टेम्परेचर पे। असलियत में दोनों रॉड की लेंथ क्या थी? L1 प्लस L2। तो बाद में भी किसी भी टेम्परेचर पे रॉड की लेंथ क्या होनी चाहिए? L1 प्लस L2। तो आप देखेंगे एट एनी टेम्परेचर टोटल लेंथ क्या होगी? टोटल लेंथ, इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे आप, टोटल लेंथ क्या होगी? L1 प्लस L2 हमेशा। कैसे सर? जब आप इसको जोड़ रहे हैं तो α1 L1T और α2 L2T, ये डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 हो गया, और ये भी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा है। ये टोटल कंप्रेसिव लेंथ है फोर्स की वजह से, और ये टोटल इलोंगेशन वाली लेंथ है टेम्परेचर की वजह से। ये दोनों का जोड़ इस दोनों के जोड़ के बराबर है, कट जाएगा, तो टोटल लेंथ हमेशा क्या होगी? L1 प्लस L2। तो ये हमारा सवाल था थर्मल स्ट्रेस के ऊपर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दैट इज एरर इन मेजरिंग स्केल्स। इसको देख लीजिए। अब बात करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मेजरमेंट, या वी कैन से दैट एरर इन measuring metallic scale, error in measuring metallic scale, or we can say error in the measurement of metallic scale। कितना एरर आएगा किसी मेटल स्केल से बॉडी को नापने के लिए? मेजरमेंट इन द एरर
measurement in the error ओके तो हमने क्या किया, एक मेटल का स्केल लिया, पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर सवाल के ऊपर भी बात करेंगे। मैं आपको बता दूं टॉपिक का नाम क्या है। अगर हम किसी मेटल के स्केल से कोई बॉडी को नाप लें किसी टेम्परेचर पे और बाद में उस जब ये स्केल बनाया गया, माना ये स्केल बनाया गया किसी टेम्परेचर θ1 पर, तो ये स्केल होगा कैलिब्रेटेड स्केल। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड कैलिब्रेटेड, मतलब इस पे रीडिंग लिखी होगी कैलिब्रेटेड स्केल। तो ये कैलिब्रेटेड स्केल के 2 पॉइंट्स के यूनिट क्या माना मैंने, U1, और ये U1 क्या है, लगभग सेंटीमीटर है माना। क्या माना, सेंटीमीटर। मतलब एक मेटल का स्केल बना दिया, जो हमारे पास स्केल आते हैं किसी चीज को नापने के लिए, ये मगर मेटल का है, तो एक मेटल का स्केल बना दिया और वो कैलिब्रेटेड है। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड कैलिब्रेटेड, मतलब उस पे ये एरो बने हुए हैं। तो एक मेटल का स्केल लिया जो कि कैलिब्रेटेड है और किसी टेम्परेचर θ1 पर, किसी टेम्परेचर θ1 पर उसके 2 पॉइंट्स की दूरी सेंटीमीटर के बराबर है। उस सेंटीमीटर को यूनिट को मैंने क्या बोल दिया, U1। जैसे मीटर होगी तो अलग यूनिट होती है, सेंटीमीटर है अलग यूनिट है, तो मैंने 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी लेट इट बी सेंटीमीटर और उस सेंटीमीटर यूनिट को बोला U1। अब क्या होगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, माना θ बढ़ गया, अब θ की वैल्यू क्या होगी, θ2। अब θ की वैल्यू क्या होगी, θ2। बनाया किस टेम्परेचर पे था, θ1 पर। अब इस की वैल्यू कितनी हो गई, θ2। क्या वैल्यू हो गई इसकी, θ2। अब 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी लग सेंटीमीटर रही है, मगर वो सेंटीमीटर नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से देयर विल बी एलोंगेशन इन द रॉड, देयर विल बी एलोंगेशन इन द स्केल। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए से उस 2 पॉइंट्स का स्पेस बढ़ गया। इसका मतलब ये देखने में तो क्या है, सेंटीमीटर, मगर ये सेंटीमीटर नहीं होगा। लेट दिस यूनिट इज U2। अब ये सेंटीमीटर नहीं है, लेट इट बी सेंटीमीटर डैश, कोई नई यूनिट है। तो ये स्केल जो बना, ये स्केल कहलाएगा फॉल्टी स्केल। हमें लगेगा हमें सेंटीमीटर दे रहा है, मगर ये सेंटीमीटर नहीं देगा क्योंकि जब इसको बनाया था तब इसका टेम्परेचर कम था, अब इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी अब सेंटीमीटर ना रह करके कुछ और बन गई। दोबारा एक बार सुने ध्यान से, क्या कहना चाह रहे हैं। एक स्केल बनाया हम लोगों ने मेटल का किसी टेम्परेचर पर और उनके 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी सेंटीमीटर है और उस यूनिट का नाम मैंने U1 रख दिया। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो वही स्केल जो सेंटीमीटर दिखा रहा था 2 पॉइंट्स की, ये 2 पॉइंट्स की दूरी अब टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ गई होगी। इसका मतलब अब ये सच्चा स्केल नहीं रहा, ये फॉल्स स्केल बन गया, मतलब ये फॉल्टी स्केल है, खराब स्केल हो गया। अब 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी सेंटीमीटर ना रह करके कुछ और हो गई, तो ये दूरी लेट इट बी यूनिट 2। अच्छा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये दूरी बढ़ जाती है, उसके लिए रिलेशन तो हमारे पास ये है, U2 इज इक्वल टू U1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। U2 इज इक्वल टू U1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अब कोई बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, अगर इस बॉडी को आप इस टेम्परेचर पर नाप रहे हैं तो वो माना N1 वैल्यू दिया, कितनी वैल्यू दिया, N1। इस बॉडी को अगर आप θ2 टेम्परेचर पर इस स्केल से नाप रहे हैं, इस बॉडी को आप θ2 टेम्परेचर पर नाप रहे हैं, इस बॉडी को आप θ2 टेम्परेचर पर नाप रहे हैं, इस बॉडी को आप θ2 टेम्परेचर पर नाप रहे हैं, तो ये स्केल जो इस बॉडी की रीडिंग देगा वो सही रीडिंग देगा या गलत, गलत। लेट दैट रीडिंग इज N1। क्या रीडिंग दी इसने, N1, या वी कैन से दैट इसने रीडिंग क्या दी, N2। क्या दी, N2। और यूनिट क्या देगा, U2। N2 मतलब मीजर्ड वैल्यू, मगर ये आंसर तो गलत है। अगर इसी टेम्परेचर पर कोई नया स्केल बना करके रीडिंग निकालें, सही रीडिंग देगा, तो वो रीडिंग क्या देगा, ट्रू रीडिंग क्या देगा, माना N1 रीडिंग देगा। ये बॉडी को θ2 टेम्परेचर पर नाप रहे हैं इस स्केल से जो कि फॉल्टी हो चुका है, तो उसने रीडिंग क्या दी, N2, और यूनिट कौन सी नापेगा, फॉल्टी यूनिट U2। अब इसी बॉडी को एक ऐसे स्केल से नाप लूं जो θ2 टेम्परेचर पर ही बनाया गया है,
तो जब वो θ2 टेम्परेचर बनाया गया है तो वो असली रीडिंग देगा, तो लेट द असली रीडिंग भी N1 और यूनिट क्या होगी U1, सच्ची रीडिंग। और हम जानते हैं ट्रू रीडिंग, ओके। और हम लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी बेटा फिजिकल क्वांटिटी हो, यूनिट्स और डायमेंशन के चैप्टर में पढ़ा है क्या न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट, n इंटू यू इज कांस्टेंट, मतलब मैं लिख सकता हूं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। याद करिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम, तो n1 1 हो गया, न्यूटन u1 हो गया, 10 टू द पावर 5 n2 हो गया, u2 हो गया डाइन, तो n1 u1 इज ऑलवेज इक्वल टू n2 u2। n1 क्या है ट्रू वैल्यू, u1 की जगह u1, n2 क्या है मीजर्ड वैल्यू, mv मतलब मीजर्ड वैल्यू, u2 क्या है u1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, तो u1 से u1 मर जाएगा, तो क्या आया ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मीजर्ड वैल्यू इनटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो दैट इज व्हाट ट्रू वैल्यू और दैट इज व्हाट मीजर्ड वैल्यू। तो अगर आपको मीजर्ड वैल्यू पता हो तो आप उसकी सच्ची वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अ वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, बहुत अच्छे से सीख लीजिए, बहुत काम का है। वही बात मैं बार बार आपको कहना चाह रहा था कि एक स्केल बनाया जो कि θ1 टेम्परेचर पे बनाया गया है और उन 2 पॉइंट्स के यूनिट, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर यूनिट को नाम U1 दिया। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये 2 हिस्से बढ़ जाएंगे, तो अब यूनिट सेंटीमीटर ना होकर के कोई दूसरी यूनिट बन जाएगी सेंटीमीटर डैश, उसको नाम U2 दिया। अगर इस बॉडी को आप इस स्केल से नापोगे तो आंसर आपको लगेगा सेंटीमीटर में आया है, मगर वो सेंटीमीटर में नहीं आएगा क्योंकि वो 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी बढ़ चुकी है। तो अभी कैसा स्केल हो गया फॉल्टी स्केल। अगर इसी बॉडी फॉल्टी स्केल हो गया तो इसकी रीडिंग क्या आएगी, माना इसकी रीडिंग आई N2 और यूनिट क्या कहलाएगी U2, U1 नहीं कहलाएगी, लगेगा U1 है मगर होगी क्या U2। अगर इसी बॉडी को एक ऐसे स्केल से नापें जो सही रीडिंग दे दे, मतलब वो स्केल θ2 पर ही बनाया गया हो, तो रीडिंग क्या आई N1 और U1। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए, पहले इतना नोट करें। सवाल क्या कहता है, अ ग्लास रॉड इज measured with zinc scale. A glass rod is measured with zinc scale at 30 degrees Celsius appeared to be 100 सेंटीमीटर। कहता है एक ग्लास रॉड को मेजर कराए जिंक स्केल से 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो महसूस हो रहा है 100 सेंटीमीटर का है। द करेक्ट रीडिंग गिवन बाय जिंक स्केल एट 0 डिग्री सेल्सियस, और जिंक स्केल सही रीडिंग कब देता है 0 डिग्री सेल्सियस। देन व्हाट इज द ट्रू लेंथ या व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ ग्लास रॉड एट 30 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा जिंक का कितना दे रखा है 2.6 इंटू 10 टू द पावर -6, या वी कैन से 26 इंटू 10 टू पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस लिया मैंने अल्फा ऑफ जिंक। तो हमारे पास क्या कह रहा है, क्या 30 डिग्री सेल्सियस पर नापा गया है स्केल से,
30 डिग्री सेल्सियस पर स्केल से रॉड को नापा गया है, और असलियत में वो स्केल बनाया कब गया है? 0 पर। जब वो स्केल 0 पर बनाया गया है और नाप किस टेम्परेचर पर है? 30 पर, तो सही रीडिंग देगा, गलत गलत। इसका मतलब ये 100 क्या हो गई? मीजर्ड वैल्यू। और हमें चाहिए क्या? ट्रू वैल्यू। तो वी कैन इजीली पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मीजर्ड वैल्यू कितनी है? 100, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा, व्हाट इज अल्फा? 26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा थीटा, व्हाट इज डेल्टा थीटा? 30 माइनस 0। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इट कम्स आउट टू बी 100.078 सेंटीमीटर, 100.078 सेंटीमीटर। तो असलियत में वो स्केल जो उसे 100 सेंटीमीटर बता रहा था, वो 100 सेंटीमीटर ना होकर के वो असलियत में थी कितनी? 100.078 सेंटीमीटर, क्योंकि जिस टाइम पर नाप रहे थे उस रॉड की लेंथ उस स्केल से, वो फॉल्टी स्केल बन चुका था। तो फॉल्टी स्केल से रीडिंग करेक्ट किस फॉर्मूले से मिल सकती है? ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मीजर्ड वैल्यू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थी। दिस इज ऑल अबाउट द expansion of linear, this is all about linear expansion. Now we are going to start with the application of aerial expansion. Now we are going to start with the application of aerial expansion. अब हम aerial expansion की application देखेंगे। तो application of aerial expansion, application of aerial expansion। तो क्या है फर्स्ट एप्लीकेशन? थ्योरेटिकल बातें ज्यादा करेंगे इसमें। एक मेटल की प्लेट है, ये मेटल की प्लेट है, दिस इज अ मेटल प्लेट, और हम लोगों ने इस मेटल की प्लेट में एक होल ड्रिल कर दिया। क्या ड्रिल कर दिया बेटा? होल। इस मेटल की प्लेट में हम लोगों ने बच्चों एक होल ड्रिल कर दिया। क्या ड्रिल कर दिया? होल। एक होल ड्रिल कर दिया, ओके, होल ड्रिल कर दिया। ये प्लेट किसी टेम्परेचर पर थीटा पर थी। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो साइज ऑफ द होल क्या होगा? साइज ऑफ होल इंक्रीजेस। ये याद रखिए, थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट आता है एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर भी दो मॉलिक्यूल्स हैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके बीच का भी एवरेज सेपरेशन बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये कॉन्सेप्ट असलियत में फोटोग्राफिक फिल्म जैसा होता है, फोटोग्राफिक फिल्म। तो जब आप फोटोग्राफिक फिल्म को बढ़ाते हैं तो उसका डायमेंशन हर तरफ से बढ़ता है। अगर कोई फोटोग्राफ है उसका डायमेंशन बढ़ाएंगे तो हर जगह से बढ़ेगा। इट इज जस्ट लाइक अ फोटोग्राफिक फिल्म। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये होल डिक्रीज हो जाएगा अगर मेटल का साइज, तो टेम्परेचर बढ़ाने में इस होल का साइज भी बढ़ जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। अब मैंने इस तरीके की एक रिंग ले ली जिसमें बहुत सारी चीज़ें दिखा देना चाह रहा हूँ। ये मेटल है, लेट दिस दूरी इज d एंड थिकनेस इज t और ये रेडियस इज r। इस रिंग का रेडियस r है, दिस इज द रिंग, इस रिंग का रेडियस r है, दिस इज द रिंग ऑफ रेडियस r, और ये थिकनेस जो है वो t है, वो किसी मटेरियल की बनी हुई है, और ये जो गैप है इस गैप की वैल्यू d है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर हम बेटा टेम्परेचर बढ़ा दें, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो क्या क्या होगा? r भी बढ़ेगा, t भी बढ़ेगा और d भी बढ़ जाएगा। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का एवरेज सेपरेशन बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये भी दो मॉलिक्यूल्स है, ये भी कोई दो मॉलिक्यूल है, हर दो मॉलिक्यूल के बीच का एवरेज सेपरेशन बढ़ना ही बढ़ना है। तो इट बिहेव्स लाइक अ फोटोग्राफिक फिल्म। जैसे एक और हम देखें, एक मेटल प्लेट है रेक्टेंगुलर, इसकी लेंथ l, ब्रेथ b।
इसकी लेंथ L, ब्रेथ B। इसमें भी हम लोगों ने 2 होल करे, होल ड्रिल कर दिए। अब माना इन 2 होल्स के बीच की दूरी क्या है, D, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा हर डायमेंशन बढ़ेगा, तो L भी बढ़ेगा, B भी बढ़ेगा, D भी बढ़ेगा, R1 भी बढ़ेगा और R2 भी बढ़ेगा। तो 3 एग्जाम्पल मैंने दिखा दिए, मगर तीनों एग्जाम्पल करने की जरूरत भी नहीं है। अगर एक भी समझ में आ जाए तो सारी बात क्लियर हो जाएगी कि फोटोग्राफिक फिल्म की तरह ये इंक्रीमेंट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ एरियल एक्सपेंशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। एप्लीकेशन ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। So we will start with application of volume expansion. Application of volume expansion. तो हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन, इसमें थ्योरेटिकल बातें ज्यादा है। हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस R, इसका भी रेडियस R। हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम साइज एंड सेम मटेरियल। तो हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है जो कि सेम साइज का, ये हॉलो स्फीयर कहलाता है, ये सॉलिड स्फीयर कहलाता है, और हमारे पास दोनों सेम साइज के और सेम मटेरियल। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो बताइए किसका डायमेंशन ज्यादा बढ़ेगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इंक्रीमेंट इन बोथ द स्फीयर इज सेम। मैं फिर बता दूं क्यों। मॉलिक्यूलर सेपरेशन बिटवीन द एवरी मॉलिक्यूल विल इंक्रीज इन द सेम डायमेंशन। हर मॉलिक्यूल के बीच में एवरेज सेपरेशन सेम होगा। हर मॉलिक्यूल के बीच में एवरेज सेपरेशन क्या होगा, सेम। हर मॉलिक्यूल के बीच में एवरेज सेपरेशन क्या होगा, डिस्टेंस का सेम। तो इंक्रीमेंट इन बोथ द स्फीयर विल बी सेम। ये 2 मॉलिक्यूल के बीच का एवरेज सेपरेशन और इन 2 मॉलिक्यूल के बीच का एवरेज सेपरेशन सेम होना चाहिए, तो इसलिए दोनों का साइज सेम बढ़ेगा टेम्परेचर इंक्रीमेंट करने से। सेकेंड प्रॉब्लम इसी पर, अगर एक स्फीयर है, what extra pressure is needed, what extra pressure is needed, what extra pressure is needed so that there will be, कितना हम इस बॉडी पर प्रेशर लगा दें, देयर विल बी नो एक्सपेंशन इन द स्फीयर, देयर विल बी नो एक्सपेंशन इन द स्फीयर ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है कि एक स्फीयर है, इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऑब्वियसली इसका डायमेंशन बढ़ेगा। तो कह रहा कुछ प्रेशर लगा दो, बताओ कितना प्रेशर लगा दें ताकि इसका इंक्रीमेंट ना हो पाए। ये तो वही बात हो गई थर्मल स्ट्रेस। क्या रॉड का टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हैं मगर रॉड नहीं बढ़ रही है। रॉड कब नहीं बढ़ती थी, जब थर्मल स्ट्रेस लगा देते थे। स्ट्रेस इज वॉल्यूम, स्ट्रेस इज मेनली प्रेशर। तो थर्मल स्ट्रेस क्या होता था, याद करिए पिछले लेक्चर में थर्मल स्ट्रेस क्या था, वाई अल्फा डेल्टा थीटा।
मगर ये लेंथ को बढ़ने से रोकता था। ये वो फोर्स पर यूनिट एरिया था जो लेंथ को बढ़ने से रोकता था। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, मतलब ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था। इतना स्ट्रेस लगा देते थे रिजिड वॉल के जरिए तो वो लेंथ बढ़ती नहीं थी। इतना स्ट्रेस लगा देते थे रिजिड वॉल पे तो ये लेंथ बढ़ती नहीं थी। याद करिए, हमने वॉल लगा दी थी, इतना ही स्ट्रेस लग रहा था। स्ट्रेस माने फोर्स पर यूनिट एरिया। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इतना लगा देते तो लेंथ ही बढ़ी थी। तो कितना वॉल्यूम स्ट्रेस लगा दें? तो वॉल्यूम स्ट्रेस को मेनली क्या बोलते हैं? प्रेशर। वॉल्यूम स्ट्रेस को मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? प्रेशर। वॉल्यूम स्ट्रेस माने फोर्स पर यूनिट एरिया, मगर हर फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर नहीं बोलते, केवल वॉल्यूम स्ट्रेस को प्रेशर बोलते हैं। हमने डिस्कस किया था सॉलिड मैकेनिक्स में। तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम स्ट्रेस। तो अब यंग मॉडुलस का काम कौन करता है वॉल्यूम में? बल्क मॉडुलस। अल्फा का काम कौन करता है? गामा, डेल्टा थीटा। तो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें? दैट एक्स्ट्रा प्रेशर इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। बी माने बल्क मॉडुलस, जैसे वाई माने यंग मॉडुलस का बल्क मॉडुलस, और गामा आप जानते हैं, गामा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और डेल्टा थीटा। ओके, तो वहां पर लेंथ को बढ़ने से रोका था या वॉल्यूम को बढ़ने से रोका है। वहां लेंथ को बढ़ने के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाया जाता है, यहाँ पर वॉल्यूम को बढ़ने के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाया जाता है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का एक नया नाम क्या होता है? वो होता है प्रेशर। जो काम यंग मॉडुलस करता है लेंथ में, वो काम वॉल्यूम में बल्क मॉडुलस करता है, और जो काम अल्फा करता है लेंथ के लिए, वो काम गामा करता है वॉल्यूम के लिए। तो एप्लीकेशन ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन चल रही है, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। ये दो बातें थी, एक हॉलो स्फीयर था, एक सॉलिड स्फीयर था। अगर इनका टेम्परेचर बढ़ा दें, सेम मटेरियल है, सेम डायमेंशन है, तो दोनों का साइज सेम पड़ेगा, क्योंकि एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम। इन दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन जो इसमें होगा वही इसमें होगा। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? डिफरेंशियल हीटिंग। डिफरेंशियल हीटिंग जिस तरीके से हमने उसमें करा था, डिफरेंशियल भी हमने उसमें भी करा था। किसमें? लेंथ वाले में। तो माना एक कंटेनर है या फ्लास्क के कंटेनर मान लें, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, इस कंटेनर का वॉल्यूम है Vs, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सरफेस। ऐसा गामा क्या है? गामा एस। और ये लिक्विड जो है उसका वॉल्यूम है Vl, और इसका गामा क्या है? गामा एल। यहां पर क्या है? एयर। ये क्या है? एयर। कहता है अंडर व्हाट कंडीशन, under what condition volume of air in the flask remain constant? Volume of air in the flask remain constant. क्या कहता है? Volume of air in the flask remain constant। कहना चाहता है कि जो एयर है फ्लास्क के अंदर वो कांस्टेंट रहेगी। तो इनडायरेक्टली वो मेरा वाला सवाल जो था, याद करिए आप, एक रॉड है और ये दूसरी रॉड थी, इन दोनों के बीच की सेपरेशन x थी। अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो ये लेंथ बढ़ जाए, ये भी लेंथ बढ़ जाए, मगर सेपरेशन x ही रहे। तो जब डिफरेंशियल एक्सपेंशन कर रहे थे ना, ये रॉड और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन x था। अब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी इन दोनों पॉइंट्स का सेपरेशन x ही रहा। इसका मतलब क्या हुआ? जितना रॉड की लेंथ में ये चेंज आया, उतनी रॉड की लेंथ में ये चेंज आया। इसके मायने क्या हुए? जितना वॉल्यूम इसका एक्सपेंड होगा, उतना ही वॉल्यूम इसका एक्सपेंड होगा। तो डेल्टा V जो सॉलिड का होगा, डेल्टा V वही लिक्विड का होगा। मतलब कहने के मायने क्या है कि चेंज इस सॉलिड में जितना वॉल्यूम का चेंज होगा, उतना ही वॉल्यूम का चेंज इस लिक्विड का होगा। तभी तो एयर का वॉल्यूम उतना ही रहेगा, तभी तो एयर का वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा? Vs
गामा एस डेल्टा थीटा, इधर क्या होगा वी एल गामा एल डेल्टा, डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा मर गया, वी एस गामा एस इज इक्वल टू वी एल गामा एल। अगर इसका वॉल्यूम जितना एक्सपेंड कर रहा है उतनी वॉल्यूम इसका एक्सपेंड कर रहा है तो दोनों एक दूसरे को कंपेंसेट कर जाएंगे और एयर कितनी रहेगी, उतनी रहेगी जितनी है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हमने लीनियर एक्सपेंशन में करा था, उसी का दूसरा कॉन्सेप्ट हमने वॉल्यूम में भी करा है। यस नो, तो ये वॉल्यूम एक्सपेंशन का लॉजिक है। वहां पर क्या आया था, जब ये टेम्परेचर बढ़ा दिया था तो ये L1 था, ये अल्फा 1 था, ये L2 था, ये अल्फा 2 था। तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये सेपरेशन x कब रहा था, जब L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 हो गया था, याद करिए तभी आया था। ओके, ये छोटी छोटी एप्लीकेशन है जो कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वॉल्यूम पे फर्क डाल रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब जब वॉल्यूम लिक्विड में, स्पेशली लिक्विड में जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब वेरिएशन इन द डेंसिटी ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी पे फर्क क्या पड़ेगा, किसी भी लिक्विड का मास तो कांस्टेंट रहेगा, किसी भी लिक्विड का मास तो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से मास पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो मास कांस्टेंट रहेगा, मास मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास क्या डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसका मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो V क्या बन जाएगा, नया V, तो डेंसिटी क्या बन जाएगा, नया डेंसिटी। तो नया डेंसिटी क्या हुआ, नया डेंसिटी कम्स आउट टू बी V अपॉन V डैश। और जैसे कि आप लोग सीख चुके हैं V डैश क्या है, नया वॉल्यूम, नया वॉल्यूम क्या होता है, पुराना वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। तो V ने V को मार दिया तो नया गामा कितना आया, नया गामा आया, और नया डेंसिटी क्या आया, नया डेंसिटी आया, पुराना डेंसिटी 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा है। दिस इज द न्यू डेंसिटी। इसको ऊपर लेके आएंगे तो फिर बाइनोमियल थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो नई डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या कैसे डेंसिटी वेरी करती है अगर टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड वॉल्यूम एक्सपेंशन से रिलेटेड एप्लीकेशन चल रही है, छोटी छोटी बातें हैं। तो हम बात करें एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या कहता है, एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहता है एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कंटेनर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, कंटेनर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं मेरे बच्चे, कंटेनर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। माना ये लिक्विड भरा हुआ है पूरा इस कंटेनर में, ये गामा एस सॉलिड का है और गामा एन लिक्विड का है। ओके, तो गामा एपरेंट, हम तो लिक्विड को देख रहे हैं ना, तो गामा एपरेंट क्या हुआ, गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड। ओके, तो केस 3 बने। केस फर्स्ट, अगर आप कंटेनर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इफ विद देयर इज नो ओवरफ्लो,
with increase in temperature, अगर कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, इफ देयर इज नो ओवरफ्लो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कोई लिक्विड बाहर नहीं आया टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, तो आपको क्या लग रहा है एपरेंट गामा में कोई चेंज नहीं आया, मतलब एपरेंट गामा कितना हुआ 0। जब कंटेनर के रेस्पेक्ट से लिक्विड का कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो लिक्विड का वॉल्यूम कैसे चेंज हुआ, नया वॉल्यूम इज इक्वल टू पुराना वॉल्यूम, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, और थीटा बढ़ा है तो गामा 0 हो गया ना। नया वॉल्यूम क्या होता है, नया वॉल्यूम इज इक्वल टू वी 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा होता है। तो टेम्परेचर तो बढ़ाया, ये भी बढ़ाया है, ये वॉल्यूम था ही, तो इसको 0 होना पड़ेगा तभी वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। तो कहता है देयर इज नो ओवरफ्लो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कब ओवरफ्लो नहीं होगा, जब गामा चेंज नहीं हो या गामा एपरेंट चेंज नहीं हुआ। हमें तो ये लग रहा है बस लिक्विड बाहर नहीं आया, हमें क्या लग रहा है कि लिक्विड बाहर नहीं आया। लिक्विड बाहर नहीं आया का मतलब ये हुआ कि कंटेनर के रेस्पेक्ट में लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। ओके, तो इसका मतलब गामा एपरेंट इज 0, तो गामा एल इस केस में गामा सॉलिड की वजह से बराबर होगा। केस 2, देयर इज अ ओवरफ्लो with increase in temperature, there is overflow with increase in temperature। माना ये लिक्विड ओवरफ्लो कर गया टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ने से। लिक्विड का वॉल्यूम कब बढ़ता है, अभी मैंने लिखा वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला कहता है नया वॉल्यूम इज इक्वल टू पुराना वॉल्यूम प्लस 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। तो मतलब इस गामा की वैल्यू है कुछ, वो कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो घट जाएगा, तो इस गामा की कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। तो गामा एपरेंट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू। तो गामा एपरेंट इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, यहां से गामा लिक्विड का ज्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू गामा सॉलिड। ओके, अगर ओवरफ्लो कर जाए कंटेनर के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब गामा लिक्विड का ज्यादा होगा और सॉलिड का कम होगा। अगर हम बात करें केस 3 की, डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ लिक्विड, डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द लिक्विड, डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द लिक्विड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहता है डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द लिक्विड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब लेंथ घट गई, लेंथ घट गई किसकी, लिक्विड की, कंटेनर के रेस्पेक्ट में हमें दिख रहा है, हम किसके रेस्पेक्ट में दिख रहे हैं, कंटेनर। तो लेंथ लिक्विड की घट गई कंटेनर के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब वॉल्यूम घट गया। वॉल्यूम कब घटेगा, वॉल्यूम तब घटेगा जब गामा कैसा हो जाए, नेगेटिव। गामा नेगेटिव का मतलब है गामा एपरेंट नेगेटिव हो जाए, तो गामा एपरेंट इज लेस देन 0। तो क्या हो जाएगा, गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड is less than 0, it means gamma of liquid is smaller than gamma of solid। तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में अगर लिक्विड को देखेंगे उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ तो दोनों गामास बराबर होंगे, और वॉल्यूम बढ़ गया तो लिक्विड का गामा ज्यादा हुआ कंपैरिजन टू सॉलिड का गामा, और अगर लिक्विड वॉल्यूम घट रहा है तो इसका मतलब सॉलिड का गामा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू गामा ऑफ लिक्विड। अगर नो चेंज इन द वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, इसका मतलब जो लिक्विड का गामा है वही सॉलिड का गामा है, और वॉल्यूम बढ़ जाए इसका मतलब लिक्विड का गामा ज्यादा है सॉलिड के गामा से, और वॉल्यूम घट जाए तो सॉलिड का गामा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लिक्विड का गामा से। तो दिस इज द एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट एप्लीकेशन, एनोमेलस
एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमेलस का मतलब होता है कि नॉर्मल चीज से थोड़ा हटकर, जैसा होना चाहिए वैसा ना होकर के थोड़ा हटकर, एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये क्यों होता है पहले मैं आपको बता दूं फिर बताता हूं। ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है। तो क्या होता है, वॉल्यूम पहले ज्यादा होता है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है, मिनिमम वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मिनिमम होता है कितने पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गामा नेगेटिव होगा। गामा नेगेटिव होगा तभी तो वॉल्यूम घट रहा है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम घटता है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस से वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है, उसके बाद फिर वॉल्यूम बढ़ना शुरू कर देता है। ये इस तरीके की प्रॉपर्टी असलियत में आज तक क्या देखा है कि लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो एक्सपेंड करेगा। तो पहली बार ऐसा देख रहे हैं। क्यों ऐसा देख रहे हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम होता है। अगर हम डेंसिटी का कर्व देखें, अगर हम डेंसिटी का कर्व देखें विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डेंसिटी का वेरिएशन देखें विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो क्या होगा? फोर डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, जब वॉल्यूम सबसे कम होगा वहां डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये बस इतना याद रखना है, इतना याद रखना है हम लोगों को केवल इतना याद रखना है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में गामा नेगेटिव होता है, मतलब वॉल्यूम घटेगा वाटर का, और 4 के बाद फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और ये याद रखना है डेंसिटी मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम मिनिमम होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर इस पे एक छोटा सा सवाल बना दूं मैं, एक छोटा सा सवाल इस पे बनाऊं मैं कि एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, वाटर इज देयर, एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, वाटर है, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे पास वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस है और neglect expansion of container, neglect expansion of container, नेगलेक्ट एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर। कंटेनर हीट देने से कंटेनर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम क्या देखते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएं या टेम्परेचर घटाएं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे वाटर ओवरफ्लो करेगा या डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर घटाने पे वाटर फ्लो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो आप ऐसा देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम वाटर का सबसे कम होता है। अब आप 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जाएंगे तब भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, 4 डिग्री से नीचे जाएंगे तब भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब दोनों केसेस में ओवरफ्लो करेगा। ऐसा बहुत कम होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर भी और टेम्परेचर घटाने पर भी रिजल्ट कैसा हो, सेम। तो यहाँ पर भी वाटर ओवरफ्लो करेगा। तो ये बातें थी हमारी किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इसके ऊपर एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, बायोंसी। हम लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं कि वॉल्यूम एक्सटेंशन पर लास्ट एप्लीकेशन क्या होती है। छोटी छोटी 2 बातें हैं हमारे पास, देखते हैं हम ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट, ये हमारे पास है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो एक कंटेनर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर,
एक कंटेनर है जिसमें किसी हाइट तक कोई लिक्विड भरा हुआ है. लेट दिस हाइट इज h1 और लेट द डेंसिटी इज ρ1 और ये एरिया हमारा क्या है A. अब केस फर्स्ट माने, केस फर्स्ट देयर विल बी नो एक्सपेंशन of solid with increase in temperature. तो there will be no expansion of solid with increase in temperature माना है, there will be no expansion of solid with increase in temperature. तो हमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में पढ़ना है. तो पहले प्रेशर क्या रहा होगा, रो जी एच होता है, ρ1 GH1. इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस थीटा इंक्रीजेस. ये पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा, ये इस बात को आप समझिए, ये ओवरफ्लो नहीं कर रहा है. तो माना आप कितना आ जाएगा, ये एरिया ए है, सॉलिड का कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है. लेट दिस हाइट इज S2 और डेंसिटी क्या हो गई बेटा, ρ2. ओके, तो प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाने से जो प्रेशर पे फर्क पड़ा, P2 इज इक्वल टू ρ2 GH2. ओके, ρ2 GH2. तो हम P2 को क्या लिखेंगे बेटा, P2 कम्स आउट टू बी ρ2. ρ2 क्या होता है, ρ1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा इंटू जी इंटू S2. S2 कैसे निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम से निकाल सकते हैं. तो नया वॉल्यूम इज इक्वल टू पुराना वॉल्यूम 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा. तो नया वॉल्यूम क्या है, S2 इंटू A इंटू H2 और ये क्या है A इंटू H1 1 प्लस गामा L डेल्टा थीटा. तो A ने A को मार दिया, तो H2 की वैल्यू क्या आ गई, H1 1 प्लस गामा L डेल्टा थीटा. तो H2 की वैल्यू आ गई H1 1 प्लस गामा L डेल्टा थीटा. ये यहां से यहां कट जाएगा. तो व्हाट वी नोटिस दैट P2 इज इक्वल टू ρ1 GH1. P2 इज इक्वल टू ρ1 GH1 हो गया. ये प्रेशर क्या हुआ, P2 इज इक्वल टू ρ1 GH1. दिस इज अ प्रेशर. तो इसका मतलब P2 इज इक्वल टू P1. इसको तो और अच्छे से भी मैं समझ सकता हूं एग्जैक्टली. क्या कंटेनर का कोई एरिया में चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, ये इस चीज में कोई चेंज नहीं हुआ. जब इस चीज में चेंज नहीं हुआ तो बेसिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, वेट अपॉन एरिया. तो वेट चेंज नहीं हुआ, एरिया चेंज नहीं हुआ, तो प्रेशर कहां से चेंज हो जाएगा. जब ये एरिया चेंज होता या वेट चेंज होता तो ही प्रेशर चेंज होना. तो इस कॉन्सेप्ट से बेहतर ये भी समझ सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. और फोर्स जो है वो लिक्विड लगा रहा है नीचे, वो कितना है mg. तो mg अपॉन एरिया, mg अपॉन एरिया. तो इसमें कोई प्रेशर चेंज नहीं हुआ. ये पहला केस है. तो पहले केस में क्या था, नो एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड विद इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर. सॉलिड टेम्परेचर बढ़ाने से इस कंटेनर के वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं हुआ है. तो प्रेशर क्या होता था फ्लूइड मैकेनिक्स के हिसाब से, ρ GH. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी चेंज होगी और हाइट भी चेंज होगी. हाइट कैसे चेंज होगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज. तो नया वॉल्यूम इज इक्वल टू पुराना 1 प्लस गामा L डेल्टा थीटा. यहाँ वैल्यू पुट कर दी, वी गेट द आंसर. और प्रेशर क्या रहा, सेम. प्रेशर सेम रहने का मतलब इधर क्या है, एक कंटेनर है उसमें लिक्विड है, कंटेनर का तला कितना है, एरिया A. तो वो जितना फोर्स लगा रहा है पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है. तो फोर्स क्या होगा, mg अपॉन A. तो ये mg उतना ही रहेगा और एरिया A. तो ये प्रेशर है. इसका बी पार्ट क्या है, बी पार्ट इसका है अगर हम इसके बी पार्ट की बात करें, क्या एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ऑल्सो, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का भी एक्सपेंशन हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ, ये लिक्विड था कंटेनर में,
माना ये हाइट h1 तक था, ये एरिया A है, तो प्रेशर कितना होगा? प्रेशर होगा mg अपॉन P1 इज इक्वल टू mg अपॉन A। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, थीटा इंक्रीज करेगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? P2, तो mg रहेगा, A क्या हो जाएगा? A डैश। A डैश को आप क्या लिख सकते हैं? A डैश को आप लिखेंगे mg अपॉन A डैश की वैल्यू क्या है? A 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। तो mg अपॉन A का मतलब क्या हो गया? P1, तो प्रेशर क्या हो गया? P2 इज इक्वल टू P1 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। ये प्रेशर का वेरिएशन हो गया। तो प्रेशर उस केस में बराबर रहेगा जब हम ये मान लें कि सॉलिड का कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा, कंटेनर में कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा, और अगर कंटेनर का भी एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर वेरी करेगा। नया प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। मगर इस बात को मान लीजिए कि ये कंटेनर गर्म होने के बाद पानी ओवरफ्लो नहीं कर रहा, मतलब कंटेनर का साइज काफी बड़ा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है लिक्विड का तो वो ओवरफ्लो नहीं कर रहा। तो इस पे एक बात और बची है जिसका नाम है बायोंसी। क्या बायोंसी पे क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। The last application of volume expansion is buoyancy। बहुत छोटा सा, ध्यान से देखें। बायोंसी फोर्स मतलब टेम्परेचर के साथ अगर वेरी कराएं तो बायोंसी फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो दिस इज अवर कंटेनर बेटा। माने ये कोई लिक्विड है, इसमें कोई सॉलिड डिप है, ये कोई लिक्विड, इसमें कोई सॉलिड है। इसका वॉल्यूम मेरे बच्चे V1 है और लिक्विड की डेंसिटी D1 है। एट टेम्परेचर बेटा, एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस, तो बायोंसी फोर्स क्या होगा बेटा? B1 इज इक्वल टू, बायोंसी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू G, यही तो होता है बायोंसी एट टेम्परेचर T1। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, माना हमने टेम्परेचर बढ़ जाए, माना हमने टेम्परेचर बढ़ जाए, तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद बेटा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद इसी लिक्विड की बात करें हम लोग, इसी लिक्विड की बात करें, टेम्परेचर बढ़ने के बाद माना इस बॉडी का वॉल्यूम हो गया V2 और डेंसिटी हो गई D2। डेंसिटी कितनी हो गई? D2 एट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर, एट टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस। तो बायोंसी क्या लिखेंगे आप लोग? सर बायोंसी लिखेंगे B2 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कितना सबमर्ज्ड है? V2 इंटू जी। किसमें डूबी, कितना डूबी इंटू जी। किसमें डूबी, कितना डूबी इंटू जी। बायोंसी माने वेट होता है, वेट। बायोंसी फोर्स मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो डेंसिटी लिक्विड की लेते हैं, वॉल्यूम वो लेते हैं सबमर्ज होता है इनटू जी। डेंसिटी लिक्विड की लेते हैं, वॉल्यूम वो लेते हैं सबमर्ज होता है इनटू जी। तो आप B2 को देखेंगे, वी कैन हैव B2 अपॉन B1 बायोंसी फोर्स आफ्टर इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। B1 बायोंसी एट टेम्परेचर T1, तो B1 अपॉन B2, B2 अपॉन B1 क्या होगा? D2 V2 अपॉन G, D1 V1 इंटू जी। तो ये G से G कट जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं B2 अपॉन B1 इज इक्वल टू डेंसिटी क्या हो जाती है? पुरानी डेंसिटी डिवाइडेड बाय गामा L डेल्टा थीटा। वॉल्यूम क्या हो जाता है? पुराना वॉल्यूम 1 प्लस गामा L डेल्टा थीटा। अब ये वॉल्यूम किसका है? सॉलिड बॉडी का है, तो इसको गामा S बोल देता हूं, अपॉन V1। तो ये V1 से V1 कट गया और यहां पर एक D1 नीचे था, D1 से D1 कट गया। तो बायोंसी क्या आई बेटा? B2 इज इक्वल टू B1 1 प्लस गामा S डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस गामा L डेल्टा थीटा। ये हमारी बायोंसी हुई। तो मैंने क्या कहा कि अगर एक बॉडी है
जिसका वॉल्यूम सॉलिड बॉडी है, जिसका वॉल्यूम V1 है और डेंसिटी D1 है, उसे किसी लिक्विड में पूरा डिप कर रखा है और टेम्परेचर T1 पर उसका बायोन्सी क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू जी। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कितना कर दिया, T2 कर दिया, तो वॉल्यूम इसका बढ़ करके कितना हो गया V2 सॉलिड का और डेंसिटी लिक्विड की बढ़ करके क्या हो गई D2। तो अब बायोन्सी क्या होगी, किसमें डूबी, कितना डूबी इनटू जी। इनको डिवाइड कर दिया तो D2 V2 जी, D1 V1 जी, जी से जी कट गया। D2 क्या होता है, डेंसिटी का वेरिएशन, वो भी लिक्विड में, पुरानी डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा। और वॉल्यूम किसका बढ़ा है, सॉलिड बॉडी का, तो नया वॉल्यूम पुराना, नया वॉल्यूम इज इक्वल टू पुराना वॉल्यूम 1 प्लस गामा एस डेल्टा थीटा, जी से जी कट गया, ये आ गया। और डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या है, T2 माइनस T1, तो इट कम्स आउट टू बी B2 इज इक्वल टू B1 1 प्लस गामा एस T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा एल T2 माइनस T1। दैट्स ऑल अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर। ये पूरा चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन हमारा फिनिश हो गया। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कैलोरीमेट्री टुमारो। थैंक यू।